हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विशाल जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अब हम इकोनॉमी के साथ साथ बायोलॉजी की भी सीरीज चालू करने जा रहे हैं कि आखिर साइंस में भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन साइंस के रहने ऑल टाइम रहते ही हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का ना होकर बायोलॉजी का होता है। इसलिए हम सोचे कि सबसे पहले क्यों ना फिजिक्स केमिस्ट्री चालू करने से पहले हम बायोलॉजी को ही चालू करें। इकोनॉमी के साथ साथ बायोलॉजी की भी सीरीज चलती रहेगी। हो सकता है हम जल्द ही बायोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री का भी सीरीज चालू करेंगे इसी में। तो बायोलॉजी, आखिर तो जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में देखो दोस्त दो बातें होती है। एक, जब बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो उसमें होता है जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी जो होता है जीव विज्ञान होता है, और बॉटनी होता है मतलब जिसमें पेड़ पौधों का हम अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में। कि आखिर जूलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जूलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और यहीं से शुरुआत होता है एनिमल या फिर ह्यूमन सिस्टम। क्योंकि एनिमल और जो ह्यूमन सिस्टम ये जूलॉजी के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम लोग यही से पढ़ने वाले हैं। आखिरकार जूलॉजी के अंतर्गत एनिमल और ह्यूमन सिस्टम। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इससे जहाँ एक चिंता तो आप लोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इससे कहीं भी क्वेश्चन आपको छूटने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जितने भी वनडे एग्जाम में आते होंगे या फिर पीसीएस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इससे बायोलॉजिस्ट बनेंगे, आप निश्चिंत होइएगा कि इससे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था, जूलॉजी का जनक हम कहते हैं अरस्तु को। किसको कहते हैं? जूलॉजी का जनक अरस्तु कहते हैं। जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब जो सिस्टमेटिक ढंग से सबसे पहले जो जिस चीज के बारे में बताता है, जिसकी खोज करता है, उसे हम उसको जनक कहते हैं। जनक का पर्याय यही होता है जो व्यक्ति किसी चीज का सबसे पहले अध्ययन करता है, उसके बारे में लोगों को बताता है, समझाता है, तो उसको कहते हैं जनक। तो जूलॉजी का जो जनक था, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। जीव विज्ञान जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। पहले तो बॉटनी को, मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन तो किया ही नहीं जाता, पेड़ पौधों को सजीव के रूप में माना ही नहीं जाता था। वो आगे चलकर जो आपने एक बात सुनी होगी कि भारतीय मूल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश बसु थे। जगदीश बसु ने सबसे पहले एक क्रेसोग्राफ नामक मशीन के जरिए उन्होंने उसका अध्ययन किया, और पेड़ पौधों को भी सजीव के रूप में माना जाने लगा तब से। लेकिन उसके पहले से ही हम लोग जूलॉजी को ही मानते थे कि जूलॉजी का ही अध्ययन करते थे, समझ रहे हैं ना। जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहली बात आती है, यहाँ शुरुआत होता है कि कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसने। लोग कहते हैं कोशिका एक अंग है, लेकिन दोस्त कोशिका कोई अंग नहीं है, कोशिका एक यूनिट है। व्हाट इज सेल? लोग कह देते हैं कि कोशिका एक अंग है, ऑर्गन है, बट इट्स नॉट राइट। कोशिका जो सेल होता है, सेल एक यूनिट है। हमको इस बात को भी देखना होगा कि यूनिट और अंग में अंतर क्या होता है। ऑर्गन एंड यूनिट। ऑर्गन और यूनिट में अंतर ये होता है दोस्त कि जैसे कि जो ऑर्गन होता है किसी एक काम करता है, कोई एक, जैसे मेरा हाथ है तो हाथ का कोई एक काम होगा ना, हाथ का काम मतलब एक लिमिटेड काम होगा, उसके जरिए वो जो कार्य करता है। लेकिन यूनिट जो होता है, यूनिट वो कई कार्यों को करता है। मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मान लो मैथ पढ़ना है, तो आप मैथ के टीचर के पास गए, आपको मैथ पढ़ाएगा। लेकिन अगर आप मैथ के टीचर के पर्सनल लेवल पे मैथ के टीचर के पास न जाकर किसी एक संस्था में चले गए, किसी एक संस्था इंस्टीट्यूट में कोचिंग में चले गए, तो उस कोचिंग में मैथ साइंस रीजनिंग
मैथ, साइंस, रीजनिंग व जीएस व करंट, इन सारी चीज़ों को जो पढ़ा रहा है तो क्या होगा, एक यूनिट है। समझ रहे हो ना, वो क्या है, एक यूनिट है। मतलब कि जो एक से बढ़कर एक ही नहीं, कई कार्यों को उसकी जिम्मेदारी रहता है। जैसे एक जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी वो एक व्यक्ति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे जिले की हर विभाग का जिम्मेदारी होता है। एक आईपीएस ऑफिसर है, एक आईपीएस है, तो आईपीएस की जिम्मेदारी है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत में भी पुलिस प्रशासन में उसका केंद्र बिंदु रहता है। वह पुलिस प्रशासन के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उसका वह प्रमुख होता है, जिले का आईपीएस होता है। लेकिन वही जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डीसी होता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो जिले के सभी विभागों का मालिक होता है। जिले के सभी विभागों का मालिक होता है, वो सभी क्षेत्रों में काम करता है। इसलिए डीसी इज ए यूनिट, आईपीएस इज ए organ, just like you can understand that the DC is a unit and IPS, जो IPS होते हैं एक प्रकार का, उसको आप आर्गन मान सकते हैं। किसके आर्गन, प्रशासनिक क्षेत्र को आर्गन मान सकते हैं। एक विभाग का आप उस विभाग का एक अंग मान सकते हैं। लेकिन जो डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ए यूनिट, जस्ट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड टाइप ऑफ दिस थिंग्स। ओके, तो हम लोग देख लिए कि जो सेल होता है, वो सेल और ऑर्गन, सेल एक यूनिट है, ना कि ऑर्गन है। तो यूनिट और ऑर्गन आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर आप ये देखिए कि आखिर सेल का खोज किसने किया था। सेल का सबसे पहले खोज किसने किया था, सेल का सबसे पहले खोज जो किया गया था रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। रॉबर्ट हुक, स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप लोग उसका माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा केंद्र में ध्यान नहीं देता होगा अक्सर। ये मेरी पता नहीं कहाँ से गलती है। ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल का खोज किया था। तो उन्होंने एक छोटी से हुक, आप समझ सकते हैं, हुक मतलब कोई छोटी चीज़ उसको निकाल के, लेकिन आप हुक को याद करने के लिए, फिर उसके बाद हुक तो कोई हुक ही नाम नहीं रहेगा, उसके सामने कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा, तो उसको हम जोड़ सकते हैं। रॉबर्ट हुक उनका नाम था, याद करने का तरीका है। तो आप रॉबर्ट हुक है जो है 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी। तो उन्होंने जो सेल खोज की थी वह सजीव कोशिका न होकर एक मृत कोशिका थी। लेकिन अगर वहीं पर क्वेश्चन अगर आ जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है कि आंतरिक संगठन के रूप में सेल का खोज सजीव सेल यानी कि सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। अगर इसके बारे में अगर बात होगा तो वो कौन किया था, ल्यूवेनहक ने। ल्यूवेनहक ने सबसे पहले आंतरिक संगठन के रूप में, शरीर के आंतरिक संगठन के रूप में सजीव कोशिका की खोज की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम कौन किया था, ल्यूवेनहक ने। लेकिन अगर वहीं पर क्वेश्चन इसी से, अगर वन लाइनर क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत, सेल कॉन्सेप्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, अगर इसकी हम जब बात करेंगे तो ये ल्यूवेनहक नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं, बल्कि स्लाइडेन ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान। जब हम क्वेश्चन आएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन हमने देखा कि सबसे पहले जंतु विज्ञान का खोज किसने किया था। जंतु विज्ञान का खोज एक महान जंतु शास्त्री अरस्तु ने किया था। अगर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर वहीं पर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो सजीव कोशिका की खोज के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे कि सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहक ने किया था। वहीं पर अगर पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। आप समझ रहे हैं ना, स्लाइडेन एंड स्वान ने।
स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब बारी आती है अब बारी आती है कि कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। इस पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं हर समय अलग अलग परीक्षाओं में। अगर हमसे पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, समस्त जीव प्राणी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होती है। 0.1 माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। और सबसे छोटी कोशिका होती, समस्त जीवित प्रणाली में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। वही क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे में पूछ लिए कि समस्त जीवित प्रणाली में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है समस्त जीवित प्रणाली में। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को फंसाना चाहे तो वह समस्त प्राणियों में न पूछकर अगर आपसे पूछ ले कि मानव जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो अगर मानव जगत में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो उसका आंसर होगा महिलाओं का ओवम। आपको पता है जो महिलाओं का ओवम होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो भी मृत सेल के रूप में, जो ब्लड का कलर के रूप में जो ओवम निकलता है वही होता है, वही महिलाओं का ओवम होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान महिलाओं का ओवम ही मानव जगत में सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्योंकि मानव पूछेगा तो मानव में पुरुष और महिला दोनों आएंगे, तो महिलाओं का ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है। वहीं सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर पूछता है, मानव की सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछता है तो पुरुष का स्पर्म जो होता है मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। आपको पता होगा कि 5 ml स्पर्म में लगभग 20,000 शुक्राणु होते हैं। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका के रूप में पुरुष का स्पर्म माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पर फिर से अगर एग्जामिनर बदल कर फिर से पूछना चाहे तो अगर वो पूछता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, अगर ये पूछेगा तो होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल जो होता है, जो तंत्रिका सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। आपको बड़ी और लंबी में बड़ी जो बड़ा होता है और लंबा होता है, जब लंबाई की बात की जाए तो उसकी सिर्फ लंबाई देखा जाता है। अगर बड़ा का बात की जाता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ एक अनुपातिक रूप से देखना पड़ता है कि वह बड़ा है। लेकिन अगर लंबा के बाद अगर मान लो कोई रस्सी है तो रस्सी की हम लंबाई ज्ञात करेंगे, ना कि वो बोलेंगे कि यह सबसे बड़ी है ना। तो रस्सी जो होती है उसका हम लंबाई ज्ञात करेंगे कि वो लंबी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना। तो वही बात है कि तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता।
आगे हम जब पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन का मतलब यह नहीं होता है कि कोशिकाओं का तोड़ना, कोशिकाओं का टूटना सेल डिवीजन नहीं कहलाता है, बल्कि सेल डिवीजन वह होता है जो सेल डिवीजन के जरिए नए अंगों का उत्पत्ति, नई जहां पर चोटें लगी होंगी, जहां पर हमारे शरीर में कोई दिक्कत होती है, वहां पर नए अंगों की, नई चीजों की उत्पत्ति होती है, वह सेल डिवीजन कहलाती है। तो सेल डिवीजन यहां पर तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। तभी तो जब कोई आपके सर में मारता है या फिर कहीं ऐसी गहरी चोट लगती है तो इंसान को जब पागल हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाती है, वो तो ठीक नहीं हो पाती। क्यों कहते हैं कि बच्चों को सर में नहीं मारना चाहिए, यहां दिक्कत हो जाती है क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं सेल में, जो तंत्रिका सेल में होती हैं, वहां पर डिवीजन नहीं होता। अगर वहां पर एक बार चोट लग गई तो इंसान जल्दी ठीक नहीं होता। इसीलिए तो हम सबको कभी निकलते वक्त हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट, अभी आप लोग ये भी सोचेंगे कि भाई मैं कई बार देखा हूं कि किसी लोग को तो यहां पर डंडे से मार दिया गया, सर फट गया, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाता है। भाई सर फटा है, सर के ऊपर की चमड़ी टूटी है, हड्डी टूटी है, समझ रहे हो ना, ऊपरी तंत्र टूटा है। अगर जिस दिन न्यूरॉन सेल जो अंदर है, हमारे सर के जो अंदर है, वो न्यूरॉन सेल में अगर असर पड़ जाएगा तो ठीक नहीं होने वाला, तो इंसान को वही ब्रेन हैमरेज हो जाता है। इसलिए जब भी निकले हेलमेट जरूर पहने, कि हेलमेट पहनने, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग गलत कर रहे हैं तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो दोस्त, तो जो सबसे लंबी कोशिका जो होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका सेल। तंत्रिका सेल जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, और यहां पर क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। वहीं पर लीवर होता है, वहीं शरीर में ही एक अंग के रूप में, एक ग्रंथि के रूप में, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी के साथ होता है। सेल डिवीजन बहुत तेजी के साथ होता है। यह हमारे शरीर के दाएं तरफ होता है। जिसके कारण आप देखेंगे कि यहां पर इतने तेजी सेल डिवीजन होगा। अगर आपको यहां पर लीवर में चोट लगेगा तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन बहुत एक्टिव रूप से काम करता है और बहुत तेजी से आपके घाव को भर जाएगा। इसलिए अभी आपको यहां पर कोई चोट मारेगा, कोई दिक्कत होगा, तो आप स्वयं अपने हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहां पर इलाज करवा सकते हैं, अपने हाथों से अपना दवा कर सकते हैं, उतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आपके बाएं तरफ कोई दिक्कत हो जाए तो आपको उस समस्या गहरी रूप से अनुभूति होगी। समझ रहे दोस्त ना? तो मानव की में सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका सेल होती है, जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। वहीं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर होती है, वहां पर मानव शरीर में सबसे तेज सेल डिवीजन होता है, स्वयं अपने घाव को भर लेता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी वगैरह में पूछा जाता है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा ग्रंथि है, कौन सा अंग है जो अपने घाव को स्वयं भर लेता है, वहां पर सेल डिवीजन बड़ी तेजी के साथ होता है। वह कौन सा है? लीवर में जो होता है बहुत तेजी के साथ होता है। कभी कभी अभी तो हम लोग बॉटनी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सेल के बारे में लंबाई चौड़ाई सब बात कर रहे हैं तो पौधों में सबसे लंबी सेल, मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है यो तंत्रिका सेल होती है, लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। 1 से 1.5 मीटर होती है। पौधों में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वह कपास होती है। मानव पौधों में सबसे लंबी कोशिका होती है जो कपास होती है, जो 55 से 60 मीटर होती है। 55 से 60 मीटर होती है। पौधों में सबसे लंबी जो कोशिका होती है कपास की कोशिका होती है, जो एक सेलुलोज का बना होता है। इस पे हम डिटेल से आगे बॉटनी में पढ़ेंगे। यहाँ पर बता रहे थे सारे सेल के बारे में, तो इसको भी बता दिया कि पौधों में सबसे लंबी सेल जो होती है वह कपास की सेल होती है। किसकी होती है? कपास की सेल होती है। अब ये हम लोग सेल के बारे में ऊपरी नॉलेज ले लिए कि आखिर इसमें सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे छोटी क्या होती है। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, समस्त मानव जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। मानव में सबसे बड़ी
महिलाओं का ओवम, महिलाओं का ओवम सबसे बड़ी और सबसे छोटी महिला, और सबसे छोटी कौन सा होता है? पुरुष का स्पर्म, सबसे छोटी पुरुष का स्पर्म। सबसे लंबी की बात करें, सबसे लंबी किसकी होती है? मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका सेल, न्यूरॉन सेल मानव में सबसे लंबी कोशिका। पौधों में सबसे लंबी किसकी होती है? कपास की। पौधों में सबसे लंबी कपास की। पौधों में सबसे लंबी कौन सी होती है? कपास की। समझ रहे हो ना? और सबसे तेज सेल डिवीजन किसमें होता है? लीवर में। सबसे तेज सेल डिवीजन किसमें होता है? कोशिका विभाजन लीवर में होता है। और सबसे कम और किसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है? न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है। ये रहा। तो दोस्त ये रहा कि हम लोग एक ऊपरी सतह सेल के बारे में पढ़ लिए। हम लोग इसके अंदर अब जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। दोस्त सेल होता है, आपको पता होगा कि सेल होता है। सेल क्या है? एक यूनिट है। कई सेल बनकर कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनती हैं? टिश्यू। कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनती हैं? टिश्यू। फिर कई टिश्यू मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। फिर और कई ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं? कई ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं? बॉडी, शरीर। कई सेल मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू, ऊतक। और कई ऊतक मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन, मतलब अंग। और कई अंगों को मिलाकर क्या बनता है? बॉडी। अगर आपको ऐसा समझना चाहे, मान लो जैसे ईंट है, बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनते हैं? दीवार। बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनेंगे? दीवार। फिर कई सारे दीवार मिलकर क्या बनेंगे? कमरा, रूम। और कमरा मिलकर क्या बनेंगे? घर। घर में हम संपूर्ण रूप से घर में रहते हैं। और ये पूरी शरीर, ये बॉडी हो गई, पूरा कई कमरे मिलकर घर हो गए। समझ लो कि एक ईंट है, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर बनता है, सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनता है। मतलब बॉडी इज इक्वल टू हाउस ना। बॉडी इज इक्वल टू हाउस, ऑर्गन इज इक्वल टू रूम, टिश्यू इज इक्वल टू दीवार, एंड सेल इज इक्वल टू ईंट। ओके दोस्त, समझ रहे हैं ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर क्या होता है इस सेल के अंतर्गत, इसके अंदर वाली भाग को हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।